जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी क्लास होने वाली है राजस्थान के मृदा पे। इसमें हम मृदा के प्रकार, मृदा के समस्याएं और मृदा से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यह वीडियो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बने रहिए शुरू से अंत तक। और हमारे वीडियो को में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। तो सबसे पहले देखें, वैज्ञानिक आधार पर मिट्टियों के 5 प्रकार होते हैं: एंटीसोल्स, एडोसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, अल्फिसोल्स और वर्टिसोल्स। इन्हें इन 5 प्रकार की मृदाओं को, जैसे एंटीसोल है शुष्क जलवायु मृदा, एडोसोल्स है अर्धशुष्क और शुष्क जलवायु प्रदेश इसमें पाई जाती है। इंसेप्टिसोल्स अर्धशुष्क आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। एल्फिसोल्स हैं जो उपाद्र और आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। वर्टिसोल्स हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर पाई जाती है। इस प्रकार से इन्हें जलवायु के आधार पर 5 मुख्य प्रकार में बांटा जाता है। अब इसके बाद में हम इन राजस्थान की मृदाओं को की बात करते हैं। तो जो इसका मृदा के निर्माण के जो मुख्य कारक होते हैं, इसमें मुख्यतः 4 चीज़ें, जैसे कि खनिज पदार्थ लगभग 45%। फिर है मृदा में प्रेजेंट जो एयर है, वायु है, वो लगभग 25%। मृदा में प्रेजेंट जो वाटर है, जिसे जो मृदा है उसमें नमी रहती है, वो 25%। और उसमें पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ लगभग 5%। ये सभी मिलकर मृदा का निर्माण करते हैं। और इस मृदा के अध्ययन को बच्चों साथियों पेडोलॉजी कहा जाता है। इसमें राजस्थान में मुख्य रूप से निम्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। तो सबसे पहले है मरुस्थलीय मिट्टी, जो कि मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान के एरिया में पाई जाती है। और इसकी जो जल धारण करने की जो क्षमता है वो सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो मृदा है, जो मरुस्थलीय मिट्टी है, इसके कण क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। मोटे होने के कारण इसमें पानी या जल धारण करने की क्षमता कम होती है, जिससे इसे प्यासी मिट्टी भी कहा जाता है। और राजस्थान के सर्वाधिक एरिया में सर्वाधिक विस्तार इसी मिट्टी का है। इसमें मुख्यतः बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, चूरू, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ये प्रमुख जिले इसके अंदर समाहित किए जाते हैं। और इसमें मुख्य जो फसल हैं इस मरुस्थलीय मिट्टी में, वो जीरा, ईसबगोल, ग्वार, बाजरा, मोठ, चना आदि इसकी मुख्य फसल है। दूसरे प्रकार की मिट्टियाँ हैं, जैसे कि भूरी रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, लाल काली मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो हम जैसे दूसरे नंबर की जो मिट्टी है उसे देखते हैं, वो है भूरी रेतीली मिट्टी, जिसका क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आती है। इसका विस्तार सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थड़ा, नागौर, डीडवाना, पाली, इन सभी जिलों में है। और यहाँ भी मुख्य फसलें हैं जीरा, ईसबगोल, ग्वार, बाजरा, मोठ, चना। तीसरी जो मुख्य मृदा है वह है जलोढ़ मिट्टी। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो नदियों का जो पानी है, या जिसे हम मैदान कहते हैं, नदियों के द्वारा बनाया हुआ, उसकी मुख्य मिट्टी है। यह अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर ग्रामीण, डीग, खेरथल, तिजारा, कोटपूतली, बैरोड आदि एरिया में पाई जाती है। इसमें मुख्य फसलें हैं, वह है गेहूँ, जौ, सरसों आदि। चौथी फसल है, चौथी मृदा का नाम है वह है लाल पीली मिट्टी। ये मुख्यतः अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली आदि एरिया में पाई जाती है। और यहाँ पर मूंगफली की पैदावार अच्छे से होती है। मध्यम काली मिट्टी ये हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। और यहाँ पर कपास, सोयाबीन, गन्ना इनकी पैदावार होती है। लाल काली मिट्टी ये उदयपुर, जो उदयपुर संभाग है, उस पूरे उदयपुर संभाग के अंदर लाल काली मिट्टी पाई जाती है। इसमें मक्का, अफीम, कपास, गन्ना आदि मुख्य फसल के रूप में उगाया जाता है। नेक्स्ट प्रकार की जो मृदा है वह है लाल लोमी मिट्टी। यह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ आदि जिलों में पाई जाती है। और इसमें मक्का, अफीम, कपास, गन्ना
आदि फसल उगाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी, इसका विस्तार है अजमेर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, पाली, इन जिलों के अंदर, और इसमें मक्का मुख्य रूप से फसल पाई जाती है। और जो पर्वतीय मिट्टी है, ये पर्वतीय ढालों पर मक्का की कृषि की जाती है, जिसे सीढ़ी नुमा कृषि कहते हैं। एक और प्रकार की मिट्टी है, वह है लवणीय मिट्टी। यह जालोर, सांचौर, सिरोही, गंगानगर, हनुमानगढ़, इनमें पाई जाती है, और यहाँ पर अमरूद, आंवला, जामुन, इस प्रकार की फसलों का पैदावार की जाती है। अब देखो, राजस्थान का जो कृषि विभाग है, इसके अनुसार राजस्थान की मिट्टियों को 14 प्रमुख भागों में बांटा गया है। मरुस्थलीय मिट्टी, इसमें संपूर्ण मरुस्थलीय जिले सम्मिलित किए गए हैं। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी, बीकानेर और जैसलमेर जिले। मरुस्थलीय बालू का स्तूप मिट्टी, इसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण इसमें सम्मिलित है। रेवेरिना मिट्टी श्रीगंगानगर में, सिरोजम मिट्टी श्रीगंगानगर में, जिप्सफेरम बीकानेर के अंदर, और कैल्सी ब्राउन मिट्टी सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, नागौर, डीडवाना, पाली, इनके अंदर। नवीन जो जलोढ़ मिट्टी है, ये मैदानी क्षेत्रों के अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर ग्रामीण, इस एरिया के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है पीली भूरी मिट्टी, ये अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली आदि जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट है नवीन भूरी मिट्टी, ये अजमेर, भीलवाड़ा, शाहपुरा एरिया में इस मिट्टी का विस्तार होता है। लाल लोमी मिट्टी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन जिलों के अंदर लाल लोमी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। फिर है मध्यम काली मिट्टी, यह कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो हाड़ौती का क्षेत्र है, इसमें मध्यम काली मिट्टी का विस्तार है। पर्वतीय मिट्टी अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली, राजसमंद, इनके अंदर पाई जाती है। और धूसर भूरी मिट्टी है जो जोधपुर, जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, इस एरिया में इसका विस्तार है। अब नदियों के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण देखें तो देखो, अपने 4-5 बेसिन है भारत राजस्थान के अंदर। एक तो है घग्गर नदी का बेसिन, लूणी नदी बेसिन, बनास बेसिन और माही चंबल बेसिन, एक है चंबल बेसिन। यहाँ देखते हैं घग्गर बेसिन में भूरी मटियार दोमट मिट्टी पाई जाती है। ये जो एरिया है गंगानगर, हनुमानगढ़ का, इसके अंदर। फिर लूणी जो बेसिन है, इसमें भूरी दोमट मिट्टी पाई जाती है। फिर है बनास बेसिन, इसमें भूरी मटियार दोमट मिट्टी पाई जाती है। फिर है माही चंबल बेसिन, इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। जो ये एरिया है, इसमें काली मिट्टी वाला ये है। फिर है चंबल बेसिन, इसमें लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार से नदियों के आधार पर 5 मुख्यतः मिट्टियाँ पाई जाती है। अब देखो, इसका आगे है कि मृदा के साथ क्या क्या समस्याएं हैं। मृदा की समस्याओं में मुख्य समस्या है वायु अपरदन। यह मुख्य रूप से पश्चिम राजस्थान में अत्यधिक गति से जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाने वाली या जो अत्यधिक गति से चलने वाली वायु है, उसके द्वारा मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। तो इस प्रकार के अपरदन को वायु अपरदन कहते हैं। और इस वायु अपरदन में जो निक्षेप है, वो इस प्रकार के अपरदन को क्या कहते हैं, क्षैतिज अपरदन कहते हैं, जो मुख्यतः जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर आदि जिलों में सर्वाधिक होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं, या जिन्हें रेत के टीले कहते हैं, वो देखने को मिलते हैं, और वायु के द्वारा ये निर्मित होते हैं। दूसरा है आवरण अपरदन। ये आवरण अपरदन का मतलब होता है जो मिट्टी का जो ऊपर का लेयर है, वो क्या हो जाता है, कट जाता है, एरोजन हो जाता है उसमें। तो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा के कारण जो भूमि का जो ऊपरी परत है, उसके पोषक तत्व बहकर पानी के साथ में निकल जाता है, जिसके कारण जो कृषि योग्य भूमि है वह बंजर हो जाती है या फिर कम उपजाऊ रह जाती है, जिसे आवरण अपरदन कहते हैं। यह अपरदन मुख्य रूप से वर्षा ऋतु के समय अरावली पर्वतमाला जो उसके प्रदेश हैं या उसके जो पूर्वी भाग में जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है, उस एरिया में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे अतिवृष्टि क्षेत्र भी पड़ता है, जिसके कारण इस प्रकार के अपरदन को चादरी अपरदन भी कहते हैं। यह मुख्यतः सिरोही, राजसमंद, उदयपुर आदि जिलों में होता है। फिर है अवनलिका अपरदन।
अवनलिका अपर्दन में क्या होता है, मिट्टी है ना, जो नदी के द्वारा, नालों के द्वारा एक प्रकार से एक नाली बना के काट दी जाती है, जिसके ये मुख्य रूप से करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा आदि जो चंबल का एरिया है, उसका बहाव क्षेत्र है, उस एरिया में मुख्य रूप से मिलता है। नेक्स्ट है सेम की समस्या। यह समस्या उस क्षेत्र में अधिक होती है जहाँ जल की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि जो मृदा है वो परिच्छेदिका में चला जाता है। जल है जो मृदा परिच्छेदिका में चला जाता है। इसमें क्या होता है, जो परिच्छेदिका में उपस्थित कैल्शियम है जल में मिल जाता है, जिसके कारण जल तथा कैल्शियम मृदा की ऊपरी परत पर आ जाते हैं और जल वाष्पित हो जाता है तथा कैल्शियम की सफ़ेद परत उसके ऊपर जम जाती है, जिसे हम सेम की समस्या कहते हैं। और इस सेम की समस्या को दूर करने के लिए मृदा में मुख्य रूप से जिप्सम मिलाया जाता है। नेक्स्ट साथियों, इस जो सेम की समस्या को रोकने के लिए, इस समस्या को रोकने के लिए एक इंडो डच परियोजना शुरू करी गई थी 2003 के अंदर। और ये जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये किसके सहयोग से, नीदरलैंड के सहयोग से शुरू करी गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था सेम की समस्या को रोकना। और सेम की समस्या को रोकने के लिए इसके जो एरिया है जहाँ सेम की समस्या ज़्यादा है, उस एरिया में यूकेलिप्टस या सफ़ेदे के पौधों का रोपण किया गया था। अब साथियों, इससे रिलेटेड कुछ मुख्य तथ्य और हैं, जैसे सेम की सर्वाधिक समस्या कहाँ पे है, बडोपल गांव हनुमानगढ़ में तथा गंगानगर जिले में। और इसकी सर्वाधिक समस्या है IGCP इंदिरा गांधी नहर परियोजना थी या है, उसके अंदर सेम की समस्या का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। और देखो साथियों, मुख्य रूप से जो मृदा है इसमें NPK ये मुख्य रूप से इसमें पोषक तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, N4, P4 पोटेशियम, K4 कैल्शियम, फॉस्फोरस, इस तरीके से, सॉरी, P4 फॉस्फोरस, K4 कैल्शियम पोटेशियम और कैल्शियम, ये मुख्य रूप से पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो राज्य में अगर इस मृदा की टेस्टिंग की जाए तो मृदा की टेस्टिंग के लिए मुख्य रूप से 2 प्रयोगशालाएं हैं, एक तो जयपुर और जोधपुर के अंदर। और देखो, इस सिंचित भूमि को चाही या असिंचित भूमि को बारानी भूमि कहते हैं। मृदा निर्माण में मुख्य रूप से 5 कारक होते हैं, जैसे जनक पदार्थ, ये पोषक तत्व जनक पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा जलवायु, ये 2 भिन्न जलवायु एक ही जनक पदार्थ 2 भिन्न प्रकार के निर्माण मृदा का निर्माण कर सकते हैं। जैविक पदार्थ, पेड़ पौधे, जीव जंतु जो भी इसमें पाए जाते हैं वो भी मृदा निर्माण में मुख्य रूप से सहायक होते हैं। फिर है स्थलाकृति, अपर्दन की क्रिया के द्वारा भी मृदा का निर्माण होता है। एक है समय अवधि, 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर मृदा की जो परत बनने में लगभग 2 शताब्दियाँ यानी कि 200 वर्ष का समय लग जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कारक 2 और 3 कारक क्रियाशील तथा सक्रिय, जबकि कारक 1, 4, 5 निष्क्रिय क्रिया कारक होते हैं। तो कारक 2 कौन से, एक तो जलवायु और एक 3 जैविक, ये क्रियाशील है इनके द्वारा। और जो बाकी के 1, 4 और 5 ये क्या है, निष्क्रिय कारक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि अगर मुख्य रूप से देखें तो पूर्व से पश्चिम की ओर जब जाते हैं तो राज्य में मृदा की उर्वरता कम होती जाती है, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर उर्वरता बढ़ती है। क्योंकि पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो मृदा के जो कणों का साइज है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, जिसके कारण जल धारण क्षमता इसमें कम होती जाती है। और चूंकि इस साइड में जैसे जैसे पश्चिम में जाते हैं वैसे वैसे वनस्पति की मात्रा कम होती जाती है, जैविक पदार्थ कम होते जाते हैं, जिसके कारण उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती जाएगी। और ह्यूमस की मात्रा कम होगी तो कम होने के कारण साफ साफ है कि मृदा का उपजाऊपन कम होता जाता है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।